हेलो एवरीवन। आप सभी ने विष्णुपद मंदिर का नाम अवश्य सुना होगा। ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और बिहार के रोजगार सृजन में, बिहार के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने में, बिहार के वास्तुकला के महत्व को दर्शाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हाल ही में सरकार ने विष्णुपद मंदिर को वहाँ पे लोगों को, चूंकि पितृपक्ष मेले के दौरान वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण इस मंदिर में लोगों को सुगम तरीके से पहुँचने के लिए, वहाँ के पूरे अवसंरचना के विकास के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इससे क्या विकास होना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि विष्णुपद मंदिर गलियारा, तो ये विष्णुपद मंदिर है कहाँ पे? गया में, गया जी में है, आप सभी को पता होगा। और यह फाल्गु नदी के तट पे अवस्थित है। विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु का पैर है, यहाँ पे उस पैर की प्रतिमा है। और ये काफ़ी एक सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व भी रखता है। इसके साथ साथ इसका जो मंदिर निर्माण जो किया गया है, मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो इसका काफ़ी महत्व रखता है। तो क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो इसके जो निर्माता हैं, इसका जो निर्माण है वो 1787 में किया गया था। कब किया गया था? 1787 में, याद रखेंगे सभी लोग। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो वास्तुकला है, इसकी जो शैली है, वह कौन सी शैली है? नागर शैली है। आप सभी को पता होगा मंदिर निर्माण की कई सारी शैलियाँ होती हैं, है ना। जैसे नागर शैली होती है, वैश्य शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है। उत्तर बिहार में ज़्यादातर नागर शैली का उपयोग किया गया है, तो वो नागर शैली से बनी हुई मंदिर है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में। तो दो फैक्ट हो गया। पहला तो कि कौन सी शैली में बनी हुई है, तो नागर शैली में, और इसमें स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया गया है। अब समझते हैं इसको कि यहाँ पे जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, भगवान विष्णु का जो पद प्रतिमा कह सकते हैं, पद चिन्ह कह सकते हैं, सॉरी, यह जो है यह 40 सेंटीमीटर लंबा है। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। भगवान विष्णु, इसलिए नाम है इनका विष्णु पद, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पिंडदान के लिए ये फेमस है, यहाँ पर पितृपक्ष मेला लगता है, ये भी एक फैक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और बिहार सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पे, ठीक है, कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया कि उस क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, और कनेक्टिविटी हो उस तरीके की, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं तो सभी की कनेक्टिविटी हो, है ना। जैसे आपने रामायण सर्किट का नाम सुना होगा, तो वो कनेक्टिविटी की बात है। तो सरकार ने काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पे इस कॉरिडोर को विकसित करने का एक लक्ष्य रखा है, एक प्रयास किया है। क्लियर है सभी को, है ना। इसकी लागत क्या होने वाली है? तो कुल लागत 2000 करोड़ रुपए होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की जाए, कि श्रद्धालु बहुत आसानी से जाकर, है ना, मंदिर के अंदर दर्शन कर सके। भीड़ का प्रबंधन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भीड़ का प्रबंधन, कई बार क्या होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें कई सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है। अब कम से कम भगवान के पास जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था रहे कि कम से कम जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है ना, जिसके लिए ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गया जी जो क्षेत्र है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भी
बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि इसका एक अलग ही सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। तो इसके लिए ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है कि मार्ग जो होना चाहिए विस्तृत होना चाहिए, ठीक है। बड़े से कॉरिडोर में, बड़े से क्षेत्र में जो है ना श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर तक पहुंचे। दूसरा कि यहाँ पर फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी से इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, पूरे रास्ते में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। और चौथी बात कि रास्ते में प्रकाश होना चाहिए, सजावट रहनी चाहिए। एक होता है ना कि माहौल बन जाता है कि हाँ जा रहे हैं भगवान के पास, तो एक लगता है कि उस तरीके का, जैसे आप देखते होंगे कि बोलबम का टाइम होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर पैदल चले जाओ, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन बोलबम का टाइम होता है तो आपको पता होगा कि देवघर में लोग 100-100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, कई लोग तो एक ही दिन में, जो डाक बम वाले लोग होते हैं, एक ही दिन में भगवान के पास, बाबा के पास पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। तो वो कहते हैं ना कि एक उस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस तरीके का माहौल बनता है ना। लोग जुड़ते चले जाते हैं भगवान से, उनका सानिध्य कनेक्ट होता जाता है और लोग जो है ना मंदिर तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे सजावट और प्रकाश होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है वह यात्रा करते करते कहाँ तक पहुंच सके, भगवान के पास, यानी कि विष्णुपद मंदिर तक पहुंच सके। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 4 घटक याद रखेंगे सब लोग, कौन कौन सा है। मार्ग विस्तृत होना चाहिए, ठीक है, रिवर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और सजावट और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो यात्री हैं वो यात्री पहुंच सके, ठीक है। चौड़े रास्ते का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी तो है, रास्ता अगर संकरा हो तो कई बार क्या हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना। नदी से कनेक्टिविटी, तो आपको पता होगा कि फल्गु नदी पर गया जी डैम बना हुआ है, ठीक है, जो कि रिवर से डायरेक्ट उसको कनेक्टिविटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह कनेक्टिविटी से क्या होगा कि नदी तट से मंदिर तक जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी सुगमता से पहुंच पाएंगे। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जब ये कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, तो श्रद्धालुओं को बैठने की सुविधा की व्यवस्था बेहतर तरीके से होगी, प्रतीक्षालय होगा, वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल्स होंगे, ठीक है, क्लॉक रूम होगा, ठीक है, सामान रखने के लिए एक क्लॉक रूम की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब उसका सौंदर्यीकरण किया जाता है, लाइटिंग की जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचते हैं, इसको एक धार्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब क्या होता है, जब टूरिज्म बढ़ता है, जब धार्मिक, क्योंकि टूरिज्म पर्यटन भी कई तरह का हो सकता है, जैसे कई बार लोग किस चीज़ का पर्यटन करते हैं, नेचुरल चीज़ों का पर्यटन करते हैं, है ना। कई बार लोग क्या होता है किस चीज़ का पर्यटन करते हैं, तो कई बार लोग धार्मिक स्थलों का पर्यटन करते हैं। और भारत में तो सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन ही होता है ना। जैसे पहाड़ों के पास घूमने चले गए तो वो प्राकृतिक पर्यटन हो गया, ठीक है। उसके बाद मंदिर के पास, मंदिर में, मस्जिदों में जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ईश्वर के पास जाते हैं, तो वो कैसा पर्यटन हो जाता है, वह धार्मिक पर्यटन होता है। इसके अलावा भी कई तरह के पर्यटन हो सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे कई बार लोग हैं कि हेल्थ के लिए कहीं चले गए, औषधि के लिए कहीं चले गए, तो कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा पर्यटन होता है वो कौन सा पर्यटन होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, ठीक है। तो ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और जब धार्मिक पर्यटन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो बिहार की जीडीपी है, उस बिहार के जीडीपी में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, रोजगार का सृजन होगा, कॉरिडोर बनेगा तो होटल्स की व्यवस्था होगी, परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था होगी, स्थानीय हस्तशिल्प, ठीक है, स्थानीय हस्तशिल्प का विकास होगा, गाइड की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो पर्यटन जो है वो कई तरह से रोजगार का सृजन करता है, अलग अलग तरीके से रोजगार का सृजन करता है, और राज्य की जीडीपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है।
लेकिन देखें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सड़क जो है वो पुराने सड़क बने हुए हैं, गली वगैरह है, और ये होता ही है। आप जाएंगे बड़े बड़े मंदिरों में या कोई भी जो काफ़ी प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहाँ पर देखेंगे कि मंदिर जो है वो काफ़ी नैरो हैं, मंदिर के आसपास में काफ़ी नैरो है। आप लोग अगर काशी विश्वनाथ मंदिर गए होंगे तो देखा होगा आपने कि वहाँ की जो गलियाँ हैं कितनी सकरी गलियाँ हैं। तो उनका अब और उसमें भी पुराने लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, तो वहाँ पे लोगों को हटाना, ठीक है, विस्थापित करना, हटा के दूसरे जगह फिर सड़कों को चौड़ा करना, स्थानीय लोगों को हटाना बड़ा चैलेंज का काम है, ठीक है। तो एक बुनियादी ढांचे को विकास करना, उसका उसका ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना, वहाँ पे लोगों को रीसेटल करना, रिलोकेट करना, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। लैंड एक्विजिशन करना, भूमि अधिग्रहण करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको इसके अंदर देखना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। पहला तो एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, विष्णुपद मंदिर से संबंधित है ये कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर को विकास करने की जो बात है वो कहाँ से किया गया है, किसके तर्ज पे किया गया है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे या फिर महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पे किया गया है। और इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जो दर्शन करने आते हैं वो आसानी से ईश्वर के पास, भगवान के पास पहुंच पाएंगे, और इससे राज्य की जीडीपी में भी क्या होगा, काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप तैयार रहिए, आपका एग्जाम निकट है, और इस एग्जाम के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।